रमणी काजी शायद उनको भूल गई, जो राजस्थान के गाड़िया लुहार हैं और जिस पर धरती मेरा घर लिखा गया। और गाड़िया लुहार ने अपने राजा की या अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने की बात की और उन्होंने प्रण किया कि वो अपनी आन बान शान के लिए समझौता नहीं करेंगे और भले से यायावरी जीवन जिएंगे। और आज भी वहाँ का ये जो आदिवासी समुदाय है ये यायावरी जीवन जीता है। और जिन असुरों ने लौह का उत्पादन किया, उन्हीं असुरों से आगे वो उसी लोहे से कृषि उत्पादकों के लिए, कृषि कार्यों के लिए औजार बनाते हैं और गांव-गांव अपनी गाड़ी लेकर के घूमते फिरते हैं। और उन पर केंद्रित एक उपन्यास भी लिखा गया, धरती मेरा घर। धनुई तपे तीर का यहाँ उल्लेख हुआ, जो ऐतिहासिक उपन्यास है, जो गोविंदगढ़ मानगिरी के ऊपर केंद्रित है और उसमें भीलों के योगदान का उल्लेख हुआ। यहाँ उसका जिक्र आज दिन भर नहीं हुआ। मीणा घाटी एक लिखा गया, राजस्थान के आदिवासियों पर केंद्रित सहराना उपन्यास लिखा गया जो सहरिया जनजाति पर है। और एक गमना उपन्यास लिखा गया जो गरासिया जनजाति पर है। तो राजस्थान की जनजातियों पर लिखे गए उपन्यासों की यहाँ बात नहीं हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कि उनकी भी बात यहाँ होगी, जबकि गंगा साई जी ने तो शायद शोध भी उसी संदर्भ में किया है। मैं सीधा सीधा चुनौतियों पर आऊँगा। आप और हम सब ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की जो ताकत होती है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अर्थात उसे पशु वृत्ति से श्रेष्ठ करती है। मैं कल एक कोटेशन पढ़ रहा था कि मनुष्य और पशुओं में एक भेद, अगर मनुष्य को पशु से अलग कोई बात करती है तो वो करती है हंसी। भाषा की बात मैं सुनता रहा, लेकिन कल एक नई बात पढ़ी कि हंसी एक ऐसा ये आभास है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि सिर्फ मनुष्य हंस सकता है। यानी मनुष्य विचार अभिव्यक्त कर सकता है, मनुष्य हंस सकता है, मनुष्य विरोध प्रकट कर सकता है, मनुष्य स्वीकार और नकार कर सकता है। बाकी सब जीव धरती पर जो इसको नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो साहित्य है, जिसको बहुत सारी बातें हम यहाँ करते रहते हैं कि उस मुख्य धारा का या सवर्ण साहित्य या कुछ भी आप, या हिंदी साहित्य, हम कुछ भी साहित्य कहें, पिछले कुछ वर्षों से हंस ने उस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया है, युद्धरत आम आदमी ने उसको जोर शोर से उठाया है, आदिवासी सत्ता ने उठाया है, अखड़ा ने उठाया है कि अब एक डिस्कोर्स का जो युग आया उसमें सब साहित्य के आगे विशेषण सब जुड़ता चला गया। और उस विशेषण की को अब अस्वीकार की बात जो लोग करते हैं उसको आप स्वर्ण साहित्यकार मान सकते हैं। कोई भी हो, जाति या वर्ग या समुदाय से न जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसकी बात करते हैं और वो इसको उल्टा इस रूप में थोपते हैं कि आदिवासी साहित्य कह करके, दलित साहित्य कह करके, पिछड़ा साहित्य कह करके, और सबको अलग थलग किया जा रहा है। और ये भी सवर्ण समुदाय की एक साजिश है। सवर्ण समुदाय की साजिश है या नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये साहित्य तो दलित लिख रहा है, स्त्री लिख रही है, आदिवासी लिख रहा है, पिछड़ा वर्ग लिख रहा है, तो उनकी साजिश कहाँ से हुई? आदिवासी समुदाय को बर्बर कहा गया, जंगली कहा गया, गंवार कहा गया, जाहिल कहा गया, पुरातन पंथी कहा गया, न जाने क्या क्या कहा गया। क्या आप उन सबके खिलाफ उठ खड़े होने की हमारे सामने चुनौती नहीं है? हम सबको उसके खिलाफ उठ करके खड़ा हो जाना है। आज के इस दौर में बहुत सारे शब्द, ग्लोबल गांव के देवता में ग्लोबल शब्द, आप जिसको वैश्वीकरण, बाजारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्तावादी संस्कृति, न जाने क्या क्या शब्द हम दे सकते हैं। उन सब के बीच, उस संक्रमण के बीच आदिवासी के द्वारा सजोए गए भाईचारे को, उसके अस्तित्व को, उसकी पर्यावरण चेतना को बचाने की हमारे सामने चुनौती है। चुनौती मैं उनके सामने खास तौर से कहूँगा जो रचनाकार है, यानी उस सब को हमें बचाना है। यहाँ मैं ये कहूँगा, जेएनयू के कैंपस में मार्क्सवाद जब से कमज़ोर पड़ा, पूंजीवाद हावी हुआ, या यूँ कह लें कि जब से पूंजीवाद हावी हुआ मार्क्सवाद कमज़ोर पड़ा। मेरे बहुत सारे जनवादी परिचित लोगों के यहाँ भौतिकता के सुख साधन सुविधाएं साधारण या हम जैसे लोगों से कहीं अधिक हैं। यथातथ्यवाद का बोलबाला बढ़ा। उसी समय से ये माना जा सकता है कि साहित्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हुई, और उन चुनौतियों को अगर बिंदुवार मैं यहाँ गिनाऊं तो 2-4 बिंदु आपके समक्ष अवश्य रखूंगा। कुछ ऐसी
परेशानियां, कुछ ऐसी समस्याएं जिसको हम चुनौती मान सकते हैं। इस यथातथ्यवाद के बोलबाले से, पूंजीवाद के बढ़ने से, मार्क्सवाद के कमजोर पड़ने से जीवन की विसंगतियों को दूर करने की हमारे सामने चुनौती पैदा हुई। खंडित व्यक्तित्व को बचाने की, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को रोकने की, राजनीतिक सामाजिक विडंबनाओं को व्यक्त करने की और मीडिया के समानांतर, जो पूंजीवादी मीडिया है, जो सत्ता का सहयोगी मीडिया है, उसके समानांतर हमें हमारा मीडिया खड़ा करने की, ये बड़ी चुनौती आदिवासी साहित्यकार या आदिवासी चिंतक के समक्ष हैं। मित्रों, आदिवासी साहित्य के समक्ष और भी अगर चुनौतियां हम माने तो भारतीय अर्थसत्तावादियों के प्रगतिवादी दृष्टिकोण को तोड़ना है। आदिवासी प्रदेशों, प्रक्षेत्रों की आर्थिक उत्पादन क्षमता का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, उस अधिग्रहण को रोकना है। आदिवासी संगठनों में चेतना उत्पन्न करना या उनमें चेतना का संचार करना है। सामंजस्यहीनता मिटाने और सामंजस्यहीनता को मिटाने, खासतौर से आदिवासी समुदाय में जो पैदा हो गई है, चाहे शिक्षा के कारण हुई हो, चाहे औद्योगिकरण के कारण हुई हो, चाहे शहरीकरण के कारण हुई हो, जो सामंजस्यहीनता की स्थिति पैदा हो गई है, उसको मिटा करके पुनः एकता स्थापित करने की चुनौती हमारे सामने है। अधिग्रहण, पलायन, विस्थापन, रोजगारहीनता आदि का विरोध करने की चुनौती, और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती जो मैं मानता हूँ, आदिवासी को मिले माओवादी या नक्सलवादी तमगे से मुक्त होने की। यानी हमें एक तमगा मिल गया है, खासतौर से झारखंड या इस क्षेत्र में, कि हमें या तो नक्सलवादी कह दिया गया है या माओवादी कह दिया गया है। तो इस तमगे से हमें मुक्त होना है और केंद्र सरकार उसको मिटा लेने के लिए या उसको खत्म कर देने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना रही हैं, जबकि वो समझ नहीं रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है। इस तरह से बहुत सारी प्रत्यक्ष परोक्ष चुनौतियां हमारे सामने हैं। वैसे मैं एक बात और करूंगा इसके सामने, आदिवासी सदियों से जिस बात को यहाँ बार बार उठाया गया, लोक जीवन, लोक पीड़ा और लोक संस्कृति से सीधा सरोकार रखता रहा है, जबकि वर्तमान नव प्रौद्योगिकी, नव उपनिवेशवादी युग के साहित्यकारों का लोक जीवन, लोक पीड़ा और लोक संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है। तो आदिवासी साहित्य या आदिवासी समाज के समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि वो उस लोक जीवन को, लोक पीड़ा को, लोक संस्कृति को बचाए रख सके। आज साहित्य को जो है क्रेता या उपभोक्ता, यानी आज मनुष्य या तो क्रेता है या उपभोक्ता है। आदिवासी साहित्य के सामने चुनौती है कि वो मनुष्य को आदमी बना सके या क्रेता उपभोक्ता को आदमी बना सके, उसमें आदमियत की भावना पैदा कर सके, उसमें संवेदना तलाश सके, या दूसरे शब्दों में कहूं तो साहित्य सृजन को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर चलने की चुनौती हमारे साहित्यकारों के समक्ष है। गोरकी का एक वाक्य है, मैं सच कहता हूं, अगर इन बुद्धिजीवियों के घुटन भरे परिवेश से अपने को आज़ाद नहीं करोगे तो तुम तबाह हो जाओगे। बुद्धिजीवियों के घुटन भरे परिवेश से अगर हमें आज़ाद नहीं होगा, आदिवासी साहित्य इन बुद्धिजीवियों के घुटन भरे परिवेश से स्वतः आज़ाद है। आग्रह मेरा यह है साहित्यकारों से और हम सब से, मैं स्वयं शामिल हूं, कि हमें उस बुद्धिजीवियों के उस आग्रह से मुक्त रह करके साहित्य सृजन करना चाहिए या इस संदर्भ में सोचना चाहिए जिसमें आदिवासियों की समस्याएं आ सके। मैं जो कह रहा था उसका आशय यह है कि आदिवासी साहित्यकार को वर्तमान से साक्षात्कार करते चलना चाहिए या अपने अस्तित्व के बुनियादी सवालों को तलाश करते हुए चलना चाहिए। आदिवासी का प्रदेय मान लें, आदिवासी साहित्य का प्रदेय मान लें कि जिस आदिवासी ने भारत को कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम, प्रकृति प्रेम, संतोष तथा आदर्श का जो पाठ पढ़ाया, उसे पढ़ाते रहने की भी एक चुनौती है। यानी हमने क्या नहीं सिखाया, कौन सा पाठ नहीं पढ़ाया। आदिवासी ने इस शेष समुदाय को स्वाभिमान सिखाया, ईमानदारी सिखाई, कर्तव्य निष्ठा सिखाई, विश्वास या आत्मविश्वास की भावना, कठोर परिश्रम सिखाया, प्रकृति प्रेम सिखाया। तो ये बचा रहे और इसको बचाए रखने की चुनौती है। ये हम सिखाते रहें, हम सीखे नहीं। हम इन संस्कृतिदार लोगों से या अंग्रेजीदार लोगों से हम सीखे नहीं, बल्कि उनको हम ये जो सिखाते रहे हमारे पुरखे, वो हम भी उनको लगातार सिखाते रहें।
पर्यावरण के संरक्षणकर्ता, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षणकर्ता, जल, जमीन, जंगल, जमीर के स्वामी और आदिम सभ्यता के पोषक, आदिवासी समुदाय के विनाश की बुनियाद पर खड़ा है, उसके अस्तित्व को बचाए रखने की भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। मित्रों, साहित्य सदैव समाधान तलाशता है, नएपन की ओर उन्मुख होता है, एक दिशा देता है, लेकिन आत्ममुग्धता उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती है। मैं 2 मिनट और दूंगा, 2 मिनट। एक पूंजीवादी सत्ता कह लें या बाजार कह लें, इसने हमें यानी हम मनुष्यों को या एक तरह से गुलामी की ओर प्रवृत्त किया है। आज बड़ी लड़ाई के बाद अभी बहुत सारे नाम सिद्धू कानू और उन सब के मैडम ने लिए, उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के और एक लंबी लड़ाई के बाद हम आज़ाद हुए। उसके बावजूद भी हम भले से भ्रम पाले रहे कि हम आज़ाद हुए। मैं नहीं मानता कि हम आज़ाद हुए। अगर आज़ाद हुए भी हैं तो हम पुनः गुलामी की ओर अग्रसर हैं, और अब जो गुलामी है वो भी उसी तरह की गुलामी है जो पहले शुरुआत में थी, यानी पूंजीवादी गुलामी, यानी बाजार की गुलामी। बाजार से ही हमारी गुलामी शुरू हुई थी, या लूट खसोट से हमारी गुलामी शुरू हुई थी। मुगल अगर आए थे तो लूट खसोट करने आए थे, अंग्रेज अगर आए थे तो व्यापार करने आए थे। दोनों का ही अर्थ प्रधान व्यवसाय था, और उसी के कारण हम धीरे धीरे गुलाम हो गए। आज फिर हम बाजार के गुलाम हो रहे हैं। मेरा आग्रह है साहित्यकारों से कि हम बाजार के गुलाम ना हों। बाजार हमारे लिए है, हम बाजार के लिए नहीं हैं। तो हम बाजार के लिए नहीं बने, और इसी जद्दोजहद में हमें अपने आप को बचाए रखने की भी एक चुनौती है। वैसे तो बाजार प्रणाली ने अखिल मानव जाति को और या प्रकृति को बिकाऊ बना दिया है। आज यहाँ हर कुछ माल है और मॉल्स बन गए हैं, और जहाँ सब कुछ बिकाऊ है। एक कविता है, जहाँ सब कुछ बिकता है। मित्रों, इस वर्तमान विकासवादी योजनाओं का जो लाभ ठेकेदारों, इंजीनियरों, नौकरशाहों, पूंजीपतियों, सत्ताधारियों, उत्पादकों को सीधे तौर पर मिलता है, उसमें आदिवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी हमारे सामने चुनौती है। हमें उसमें भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। राजस्थान में जोधपुर शहर में जब मैं रहता हूँ, एक कॉलोनी काटी गई एक गांव को विस्थापित करके, और जेडीए की यानी जोधपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनी थी। 8 साल कागजों में इसलिए अटकी रही कि किसानों ने नकद राशि लेने से मना कर दिया, और ये कहा कि 20 या 25% विकसित भूमि अगर हमें इस क्षेत्र में देंगे तो हम ये भूमि आपको अधिग्रहित करने देंगे। और अगर इसी तरह का फॉर्मूला पूरे देश में अपना लिया जाए कि आदिवासी समुदाय जहां उसकी जमीन अधिग्रहित हो रही है वो कह दे कि हमें 20 या 25% भूमि इसी क्षेत्र में विकसित भूमि चाहिए, व्यावसायिक भूमि चाहिए, तो कम से कम उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी उस कारखाने में, और वो अपना वहाँ खुद का कुछ भी कर पाएगा। मित्रों, एक और अंतिम जिसको मैं चुनौती के रूप में मानता हूँ, मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है वो है आदिवासियों के लिए मीडिया की कमी। आप सब जानते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बाजारू है, मीडिया पूंजीपतियों के अधीन है, और ऐसी स्थिति में मीडिया हमारा साथ कभी नहीं दे सकता। तो हमें ये चाहिए कि हमें उसके समानांतर एक मीडिया खड़ा करना चाहिए जो आदिवासी साहित्यकार या सामाजिक साहित्यिक संस्कृति या भाषिक या आर्थिक दिशाबोध हमें दे सके, और हमारा मीडिया हो, या तो हमारा प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ जाए, या फिर हमारा अपना मीडिया खड़ा हो जाए। अभी प्रथम सत्र में एक मित्र ने कहा कि 2 साल मेरा मुखपत्र चला, फिर बंद हुआ, फिर चला। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सामने आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट इसलिए है कि जो आगे बढ़ता है, जो पहल करता है, वो ही उसको झेलता है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। क्योंकि आदिवासियों में आर्थिक सहयोग की या तो परिस्थिति नहीं है, या अभी उस तरह की भावना उसमें नहीं है। तो मैं कुछ इसी तरह की चुनौतियों के साथ, क्योंकि बार बार विनोद जी मेरी ओर देख रहे हैं, मैं एक कवि, दलित कवि हैं दामोदर मोरे, उनकी 2 काव्य पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, इस आग्रह के साथ कि मुझे यहाँ समय दिया, और JNU के इस कैंपस में गंगा साहिब जी और राम बख्श जी का मैं आभार मानते हुए मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आदिवासियों का आह्वान करते हुए कि वे प्रकृति से, पेड़ों से प्रेरणा लें और आसमान की बुलंदियों को छू सकने की कोशिश करें। पंक्ति है, पेड़ों से मैंने पूछा तुम इतना ऊंचे ऊंचे क्यों बढ़ रहे हो। अपनी मधुर उल्लसित भाषा में वे बोले, हम
नीले आसमान से जीवन का मतलब जानना चाहते हैं। हम नीले आसमान से जीवन का मतलब जानना चाहते हैं। हम आसमान की ऊंचाई की ओर देखें जो आदिवासी समाज के बारे में जब भी विमर्श चर्चा होती है तो विकास का प्रश्न, विकास का जो चालू मॉडल है, इस पर भी सवाल उठता है और उठना चाहिए। क्योंकि जो लोग यहाँ हैं या जो झारखंड क्षेत्र के बाहर हैं, उनको लगता है कि जो पूंजी निवेश होगा, औद्योगिकरण होगा, विकास होगा, और झारखंड में खनिज संपदा है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। वो लोग भूल जाते हैं कि एक झारखंड में खास करके एक पूरा दौर रहा है उसका। वो नए सिरे से कोई औद्योगिकरण का नहीं आने वाला है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के नाम पर सब स्टील प्लांट वहाँ हैं, वहाँ पर ही HEC है, HSCL है, बड़ा बड़ा DVC परियोजनाएं हैं। और इन सब के बावजूद खाद का सबसे बड़ा कारखाना सिंदरी में था। एक पूरा दौर आया और वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रतिष्ठान लगे उसको लेकर तो थोड़ा उस समय ये भी था कि कम से कम थोड़ा बहुत रोजगार पैदा हुआ। जैसे बोकारो स्टील प्लांट में 45,000 लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन यदि आप स्टील बनाते हैं और उस इलाके में लोग दोना में ही खाते हैं तो वैसा विकास किस काम का, ये सवाल उठता है। इसलिए आपको आदिवासी और उनकी समस्याओं और उन पर विचार करते वक्त गंभीरता से विकास के बारे में सोचना होगा। और बहुत ये जो सामान्यीकरण कर दिया जाता है बाहर की दुनिया, JNU में शायद ना करते हों लोग, लेकिन ये कि आदिवासी विकास का विरोधी है, इसको भ्रम को। दूसरा है कि तकनीकी ज्ञान, बिजली, टीवी, फ्रिज और सब तरह का जो उपकरण है, उपभोक्ता सामान चाहिए भाई सबको। वहाँ भी सवाल है कि वहाँ पर वो जो बनेगा कल कारखाना या वहाँ पर जो उत्पादन संबंध बनेंगे वो कैसा होगा, जो वहाँ कारखाने खड़े होंगे उसका मिल्कियत किसके हाथ में होगा। क्या उस समाज को ये तय करने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना कि हम हमारे विकास के लिए क्या जरूरी है, वो सोचने का मौका कहाँ। इसलिए जो पुराना अनुभव था उसके बाद से जो नेहरू के युग में जो चला, उसके बाद से अभी लगातार वहाँ विरोध हो रहा है। और पूरे झारखंड बेल्ट में ही नहीं, उससे सटे जो भी जो आदिवासी बेल्ट है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, यहाँ हर जगह ये औद्योगिकरण और उदारीकरण और पूंजीवादी दौर जो आने वाला है उसका विरोध हो रहा है, जम के हो रहा है। खैर, अब हम हमारे जो पैनल लिस्ट में जो लोग थे वो सब हैं, ख़त्म हो गए। 2 आदमी और हैं, 2 शख्स भागीदारी करनी है, उनको भी आप धैर्यपूर्वक सुने। डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आए हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार सुमन NCERT के हैं, वो बोलेंगे। कृपया धैर्य बनाए रखें। और सामने बैठे साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 2-2.5 घंटे लगातार सुन ले तो कान भले सुनने का अपना कार्य निभाते रहें, मस्तिष्क और दिल उसका साथ देना छोड़ देता है। बहरहाल मैं पेपर नहीं पढ़ूंगा और काफ़ी बातें देर से बोलने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके हिस्से की बहुत सारी बातें अन्य श्रोता, विद्वान श्रोता बोल चुके होते हैं। मैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उतना नहीं हूँ जितना JNU का हूँ, और यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कह सकता हूँ कि बोलना, सोचना, समझना JNU से सीखा है, गुरुजनों से सीखा है, और गुरुजनों से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों से सीखा है, मेज़ की टेबलों से सीखा है, मित्रों से झगड़ते हुए सीखा है। कुछ मुद्दे जिन पर बात करना मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है, ऐसे 3-4 मुद्दों पर बात करके अपनी बात रखूँगा। एक तो ये कि
पिछले 8-10 वर्षों से भाषा पर काम करने का मौका मिला है, रुचि रही है, और ये एहसास हुआ है कि भाषा जितना बताती है उससे कई गुना छुपाती भी है, बल्कि हमें ये अवसर देती है कि जो हम नहीं हैं वो बता दें और सामने वाले को उस भ्रम में डाल दें कि वो हमें मान ले कि हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। इसलिए मेरे पेपर का शीर्षक भी था कि वर्चस्व की आकांक्षा बना मुक्ति का नाटक। पेपर अपनी जगह होगा जब छपेगा, और इस जेएनयू की परंपरा को गंगा साहेब मीना जी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं 2-3 बिंदुओं पर बात रखना चाह रहा था कि आदिवासी लोगों द्वारा व्यवहृत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का प्रचलित नाम कोल है। संस्कृत भाषा में कोल का अर्थ सुअर होता है, जिसे एक समाज में न केवल हेय दृष्टि से देखा जाता है बल्कि गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोल भाषा परिवार के लोग इस नाम का विरोध करते हैं और इसे मुंडा परिवार कहते हैं। मुंडा का अर्थ मुखिया या सिर होता है। इसी भाषा परिवार के दूसरे सदस्य खुद को हो, जिसका अर्थ मनुष्य या आदमी है, कहते हैं, और इसी नाम से भाषा को भी संबोधित करते हैं। एक तरह से भाषाओं के ये नाम ही प्रतिरोध का प्रतीक बन जाते हैं। दूसरी ओर ये नाम इस ओर संकेत करते हैं कि सबसे पहले उन्हें इंसान माना और समझा जाए। जिस समाज में एक भाषा के नाम में ही इतनी दुर्भावना छुपी हो, उस भाषा के प्रयोक्ताओं की शिक्षा, उनके अधिकार और उनके सम्मान को लेकर हमारा समाज और हमारी सरकारें कितनी गंभीर हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों है कि आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी हम तथाकथित विकसित समाज के लोग आदिवासी समाज और उनकी भाषा के प्रति एक बराबरी का भाव तक विकसित करने में अक्षम रह गए हैं। अपने पूर्वज और प्रकृति संरक्षक के रूप में सम्मान देने की बात तो बहुत दूर की बात है। यही नहीं, सदियों से अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने वाले आदिवासी समाज के सामूहिक मन में पिछली सदियों में अपनी ही संस्कृति और भाषा के प्रति हम लगातार एक हीन भावना भरने में सफल रहे हैं। जब मैं ये बात हम कह रहा हूँ तो हमारा आशय हमारी सरकार और हमारे तथाकथित विकसित समाज से भी है। स्थिति यह है कि इस समाज का शिक्षित तबका अपनी मूल भाषा का नाम तक बताने में संकोच करने लगा है। बड़ी और प्रभावी भाषाओं के संपर्क में आने वाले और उसे सीखने के बाद ये खुद को और अपने बच्चों को मातृभाषा से लगातार दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भारत की लगभग 623 जनजातियों में से आधी भी आज अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। एक कविता जिसका जिक्र रमणिका जी ने भी किया था कि अपने विदेशी संरक्षकों के स्याह चोंगों में छिपकर मुझे सिखाया गया था खुद अपने आप पर शर्मिंदा होना। ये आत्मविश्वास को खत्म करने की जो भारी साजिश है, और जैसे हम साहित्य की बात कर रहे थे, साहित्य तभी बचेगा जब भाषा बचेगी, और भाषा बुजुर्गों से नहीं बचती है। भाषा तब बचेगी जब उसे नए पीढ़ी के लोग, खासतौर से छोटे बच्चे, उसको स्वीकार करेंगे। छोटे बच्चे तब स्वीकार करेंगे जब उसमें शिक्षा की और पढ़ने लिखने की उनको सुविधा दी जाएगी। मेरा कुछ वर्षों का 7-8 वर्षों का अनुभव NCERT का रहा है, और एक छोटा सा अनुभव आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि NCERT के कार्यक्रम के तहत यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में हम लोग जाया करते थे। वहाँ 40,000 बच्चों पर एक परियोजना चल रही थी और मैं विद्यालयों में घूमता था। उस परियोजना में हम गए और बच्चों ने क्या प्रगति की है 1-2 वर्षों के कार्यक्रम के बाद ये जानने की कोशिश की। तो हमारे पास अमूमन तरीका ये होता है कि हम उनसे कुछ कविता, कहानी या ऐसा कुछ सुनाने को कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भाषा के नाम पर साहित्य सिखाया जाता है, और साहित्य भी किस तरह का, जो हम लोगों ने रचा है। और हमारे यहाँ छात्रों, छोटे बच्चों के लिए रचने की परंपरा कितनी समृद्ध है ये आप सब लोग जानते हैं। आपको 2-4 कवियों से नाम मैं पूछ दूं तो शायद आप बता नहीं पाएंगे कि नन्हे बच्चों के लिए कौन लोग लिखते हैं। सरस्वती दयाल सक्सेना या प्रयाग शुक्ल के बाद किन लोगों ने लिखा है। तो जब हम उन बच्चों से बोले कि आप क्या पढ़ते हैं बताइए, 8-10 बच्चों से पूछने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 1-2 बच्चों ने अटकते अटकते अपनी किताब में पढ़ी किसी कविता की 2-4 पंक्तियाँ सुनाई। इसके बाद पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने कहा कि जो मर्जी हो, तुमने घर में जो सीखा हो, नादी नानी किसी से सुना, उसको सुना दो। जिस बच्चे से मैंने ये कहा, ब्रज भाषा में धड़ाधड़ इस रफ्तार से उसने 3-4 कहानियाँ और 10-12 कविताएं सुना दी, जिसमें से 90% में समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सुना दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है और ये सवाल पूछना है
कि जब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लगभग करीब मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर कोई बच्चा आपकी इन पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, जो खुद हिंदी भाषी क्षेत्र का अंग है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बस्तर के उन इलाकों में जहां शिक्षक महोदय बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, किताबें जाने कब पहुंचती हैं, वहां का बच्चा आपकी भाषा में बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना सीख जाएगा। यहाँ एक जानकारी और बता दूं, मज़ेदार बात, कि हमारे यहाँ लगभग 1635 भाषाओं को सरकार ने अपने 2001 की जनगणना के अनुसार मान्यता दी है। और क्योंकि अभी 2011 को हुए 2 ही 3 साल हुए हैं, भाषा के आंकड़े इतनी जल्दी नहीं आते, उसको आने में 20-25 वर्ष लगते हैं। हम लोग विकसित समाज के लोग हैं, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। तो इन 1635 में से सिर्फ 122 भाषाओं को चुन लिया गया और ये कहा गया कि इसके डाटा आपके पास हम देंगे। उन 122 भाषाओं में 100 भाषाओं को छोड़ दिया गया, 22 भाषाओं को चुना गया, जिनको कि अष्टम सूची कहा जाता है। अष्टम सूची को मैं नष्टम सूची कहता हूँ, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर मुझे नज़र नहीं आता है। कायदे से वो नष्टम सूची है और उसने अब तक के इतिहास में भारत की आज़ादी के बाद जितनी गड़बड़ियाँ पैदा की हैं, एक छोटी सी गड़बड़ी की तरफ संकेत कर दूं कि नागालैंड में 16-17 भाषाओं को, वहाँ की जो भाषाएं हैं उसको मान्यता लगभग मिली हुई है, लोग धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो विधानसभा में लोग हैं वो भी उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सवाल हुआ कि आखिर कार्यालय की भाषा क्या माना जाए, तो एक भी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं थी, तो लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, अंग्रेजी को डाल देते हैं। यानी वहाँ जो दैनिक प्रयोग की भाषा है, जिसको कुछ लोग समझ सकते थे, उनमें से 8वीं अनुसूची में तो डाली नहीं जा सकती थी। आपने अंग्रेजी उनके ऊपर थोप दी ताकि जो मुट्ठी भर लोग हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकें और उसके माध्यम से अपना वर्चस्व लगातार बनाए रखें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी असुर भाषा का जिक्र हो रहा था, उसके बोलने वाले 9000 लोग हैं। उनकी गणना हमारे संविधान के या हमारे जनगणना करने वाले लोग नहीं करेंगे। मैं उस बहन से बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा, किसी तरह अपनी संख्या 10,000 पहुंचा दीजिए। 9,999 आपकी संख्या रहेगी तो आपका कोई महत्व नहीं है। जिस दिन 10,000 हो जाएगा उस दिन सरकार इस लायक मान लेगी कि हाँ, अब आपके बारे में बात की जा सकती है। और मेरा ये भी कहना है कि 8वीं अनुसूची को क्यों नहीं